हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 25 प्रश्नों का एक क्विज। हमने एंशिएंट इंडिया ख़त्म किया, मिडल इंडिया ख़त्म किया और आधुनिक भारत हम शुरू कर रहे हैं। उसमें आज 5वां वीडियो है हमारा। एक भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम शामिल करके आधुनिक इतिहास को बहुत जल्दी हम लोग समाप्त करके आगे पॉलिटी शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को आपको और प्रोवाइड कर पाऊँगा। इसलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आज का आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास का पार्ट 5 का पहला प्रश्न। प्रसिद्ध कामागाटा मारू क्या था? एक पोत, पोत मीन्स जहाज पानी वाली। बी जापानी यात्री, अफ्रीका का राष्ट्रीय आंदोलन या क्रांतिकारी गुप्त संस्था। तो आप सभी को पता है कि एक प्रसिद्ध कामागाटा मारू एक जहाज थी, जापानी जहाज थी। इसका उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। तो आपको पता है कि लाला हरदयाल इस गदर पार्टी के संस्थापक थे, मोहम्मद बरकतुल्ला उसके सदस्य थे, सोहन सिंह भाकना भी थे। इसमें बी अर्थात बाबा गुरदीप सिंह, इनका संबंध इससे नहीं था, अर्थात बी इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के पर बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेज दिया गया? अंडमान और निकोबार जेल, रंगून जेल, सिंगापुर जेल, मांडले जेल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी अर्थात मांडले जेल। डी अर्थात मांडले जेल। ठीक है। इसी जेल में रहकर बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य नाम की पुस्तक की रचना की थी। जेल में 6 वर्ष की इनको सजा दी गई थी। उसी 6 वर्ष में 1908 को उनको गिरफ्तार किया गया राजद्रोह के मुकदमे पर। उनको 6 साल के लिए 6 वर्ष का जेल दी गई। उसी दौरान इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी जो गीता पर टीका है। अगला चौथा प्रश्न है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या अरविंद घोष। लाहौर षड्यंत्र मामला हम सभी को पता है कि ये भगत सिंह जी के विरुद्ध था। और वी.डी. सावरकर के बारे में मैंने आपको कल बता दिया। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम था। उनकी संस्था का नाम अभिनव भारत था और उनकी संस्था का नाम अभिनव भारत था। और उनको जेल में रखा गया, काला पानी की जेल हुई। उनके साथ बहुत सारे अत्याचार अंग्रेज़ों ने किया। तो और इनके खास एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ। 1857 की क्रांति को, विद्रोह को सबसे पहले इन्होंने ही राष्ट्रीय क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगला चौथा प्रश्न, 5वां। नवजवान भारत सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.सी. पाल, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? हम सभी को पता है, सरदार भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। अगला छठा प्रश्न है। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? मैंने जस्ट अभी बता दिया आपको ऊपर जब गदर पार्टी का जिक्र हुआ। तो इस प्रश्न का सीधा से उत्तर लगाइए। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसके साथ ही इनके सहयोगी भी थे कुछ लोग। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन भी चलाया था जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के रास्ते पर एक अच्छा और क्रांतिकारी कदम था। 7वां प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय किस शहर में था? कराची में, मॉस्को में, बर्लिन में या सैन फ्रांसिस्को में? जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन के ऊपर बता दिया, डी अर्थात सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था ये?
अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है, अगला 8 प्रश्न, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? यह प्रश्न नया है। भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने की बर्लिन में? सुभाष चंद्र बोस ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, सुरेंद्र बनर्जी ने, या चंपाकर मन पिल्लई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात चंपाकर मन पिल्लई जी ने की थी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय दल की 1914 में। जब पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, 1914 से 18 तक चलता है पहला विश्व युद्ध, उसी दौरान इन्होंने 1914 में बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, वहाँ स्थापना की थी। ठीक है, 9th प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ओरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, या फिर अगला देखते हैं संस्थाल या कोंडाडोरा जनजाति। तो आपको पता होना चाहिए कि 9th जो प्रश्न है जिसमें क्या ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन से कौन जुड़ा था? ए, ओरांव जनजाति से संबंधित यह आंदोलन था। ए अर्थात ओरांव जनजाति से संबंधित यह आंदोलन था, जिसको बोलते हैं ताना भगत आंदोलन, जो कि झारखंड, वर्तमान झारखंड में हुआ था। तब ये कहाँ था? झारखंड बिहार का भाग था। 10वां प्रश्न देखते हैं, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? यानी 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत करते हैं वो मंगल पांडे जी करते हैं 1857 में। तो उन्होंने कहाँ पर शुरू किया था? बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में, या झांसी में? इस प्रश्न का आपको जवाब देना है बैरकपुर में। ठीक है, ए अर्थात बैरकपुर में। आइए देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग, या एक लेफ्टिनेंट थे बॉग नाम के, बॉग की हत्या कर दी, और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन, एक व्यक्ति थे ह्यूरसन भी, उनके मेजर थे, उनको भी गोली मार दी। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिए गए। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या क्या है? एक तो किस रेजिमेंट के थे मंगल पांडे? मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के थे। ठीक है, पैदल सेना जो होती थी उस समय 34वीं रेजिमेंट उसके थे। और इसके अलावा जो है इन्होंने ही पहली गोली चलाई, यानी 1857 के विद्रोह की शुरुआत अगर किसी ने की तो मंगल पांडे ने की थी। ठीक है, इसका आंसर ए अर्थात बैरकपुर हो जाएगा। दूसरा 11वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? बागान कामगारों को, किसानों ने शुरू किया, या जमींदार ने, या सिपाहियों ने? तो अभी हमने इस प्रश्न का सही से आंसर देख लिया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी अर्थात सिपाहियों ने शुरू किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12वां प्रश्न, 1857 की विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम क्या हुआ? प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। किसकी? मतलब जो शक्ति थी उस समय 1857 के दौरान, कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको क्या हुआ कि उसका परिणाम क्या हुआ? अंतरण किसको हुई शक्ति का? ए, ईस्ट इंडियन कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडियन कंपनी को, ईस्ट इंडियन कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन कैसे, अंतरण कैसे हुआ? मतलब किसको ट्रांसफ़र किया गया पावर? ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का कार्यभार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट ने खुद अपने हाथों में ले लिया। ठीक, अगला प्रश्न है 13वां, 1857 के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? आजम शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह, या फिर नादिर शाह? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी अर्थात बहादुर शाह, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं ना, वही। उनकी कब्र कहाँ बनी हुई है? रंगून। रंगून कहाँ? म्यांमार में। वहाँ क्यों बनी हुई है? इसलिए बनी हुई है क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको दिल्ली से निष्कासित कर दिया था और वहाँ उनको रहने के लिए जगह दी गई। कहाँ? रंगून, म्यांमार में। ठीक है, वहीं पर उनकी डेथ भी हुई, वो स्वर्गवासी हुए।
और वहीं पर उनकी कब्र भी है। तो अगर कभी ऐसे प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह में शामिल बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है, तो आप लोग लगाएंगे रंगून। ठीक है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मैं ये जितने सारे प्रश्नों को मैंने रखा है वो सब पूछे हुए प्रश्न हैं, और वनडे एग्जाम के लिए तो इतने पेड ये क्वेश्चन है, इतने ज़रूरी क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने ऐसे सारे प्रश्नों को रख लिया है जितने 25 क्वेश्चन में आए हैं। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो आपको मैं बताऊं तो 1857 के दौरान लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल। अच्छा, दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है गवर्नर जनरल और एक होता है वायसरॉय। जब तक भारत में कंपनी का शासन था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उसके जो चीफ होता था, जो शासन का कार्य चलाता था, उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। जब 1857 की विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद सत्ता को 1 नवंबर 1857 को जो सत्ता का स्थानांतरण हो गया, सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संभाल लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट वहाँ के सम्राट ने संभाल लिया, जो राजा था वहाँ, या जो वहाँ रानी थी, यानी ब्रिटिश ताज ने संभाल लिया। तो ब्रिटिश ताज ने जैसे ही संभाला तो यहाँ गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब हो गया वायसराय। ठीक है। तो वायसराय कौन होता था। वो होता था ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि। ठीक। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, या नाना साहब ने। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 के दौरान कानपुर से किसने नेतृत्व किया है। कानपुर से नेतृत्व किया है तात्या टोपे ने। ठीक है, या नाना साहिब ने। तो देखो, आपको मैं बता दूं कि तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे, ना कि नाना साहब ही इसका नेतृत्व किया, कानपुर के विद्रोह का। कानपुर से जो 1857 का विद्रोह हुआ, लेकिन तात्या टोपे उनके सहयोगी थे। ठीक। आइए देखते हैं इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से छीन लिया था। ठीक है, विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से छीन लिया था, और नाना साहब ने इस गदर का नेतृत्व किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। और इसमें जो है आपको आगे में अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। जो नाना साहब थे, जिन्होंने 1857 के क्रांति का कानपुर से उसका नेतृत्व किया, उनका दूसरा नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग, धोंदूपंत, तात्या टोपे, या कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात धोंदूपंत। ठीक, धोंदूपंत। तो आइए देखते हैं डिटेल। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदूपंत था। किसके पुत्र थे ये। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, दत्तक मीन्स गोद लिए हुए। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया, उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। मैंने अभी आपको बताया ही कि तात्या टोपे उनके सहयोगी थे। अगला 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। तात्या टोपे ने, अभी हमने देखा, लिया ही था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने लिया ही था झांसी से। नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने लिया था। टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था, क्योंकि टीपू सुल्तान इस समय नहीं थे, इस समय वो नहीं थे, उससे पहले थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे उस समय। उन्होंने मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों से लोहा लिया और सफलतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 18वां प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय कौन थी या थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। वह कौन से एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड रिपन की, या लॉर्ड मेयो की। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात लॉर्ड मेयो
एकमात्र वायसराय है जिसकी हत्या भारत में हुई थी। ठीक है, एकमात्र वायसराय है जिसकी हत्या भारत में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में बजट व्यवस्था का शुरुआत किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के समय डी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। 1857 के समय पूछता है यदि प्रश्न, कौन था वायसराय या गवर्नर जनरल? चूंकि अभी तक ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और 1857 तक ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। सत्ता बदल गई लेकिन इनको नहीं बदला गया, इसलिए ये वायसराय भी पहले वायसराय 1857 के बाद यही हैं, और इन्हीं के शासनकाल में बजट व्यवस्था भी आई, यानी जो बजट सिस्टम है इन्हीं के काल में आया। ठीक है, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? देखो, एक कमेटी गठित की गई थी लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, उससे ये सुझाव मांगा गया था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना मत देते हुए, अपनी कमेटी का मत देते हुए बताया कि भारत में शिक्षा का माध्यम जो अंग्रेजी रखा जाए। लॉर्ड मैकाले हमेशा कहता था कि मैं भारत में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने के बाद मैं ऐसे भारतीय देखना चाहता हूँ जो शरीर से तो भारतीय हों लेकिन दिमाग से ब्रिटिश हों, अंग्रेज हों। तो वो अपना काम कर गया। तो उसने, उस समय कौन गवर्नर जनरल थे जिस समय उसने ये सब कुछ कहा या इस सब लिखा? तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। ए अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ठीक है, किसने अपनी कमेटी में सुझाव दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। अगला 21वां प्रश्न, 1877 के इंपीरियल दरबार में, शाही दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? यानी हाथ से बनाई गई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे, बाल गंगाधर तिलक जी गए थे, बिपिन चंद्र पाल जी गए थे, या जीबी जोशी गए थे? देखो, इसमें पहला प्रश्न जो है, पहला उत्तर, इसको तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? कि गांधी जी भारत में कब आए? 1915 में आए। तो 1915 से पहले तो गांधी जी होंगे ही नहीं यहाँ, और गांधी जी का जन्म होता है 1869 ईस्वी में, 69 में। तो गांधी जी उस समय बस छोटे थे, तो ये होगा नहीं, गांधी जी हट गए। बाल गंगाधर तिलक भी नहीं, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं है, क्योंकि ये सब के सब लोग जो सक्रिय थे 1905 के आसपास से सक्रिय हुए, और 1905 के आसपास से। तो जीबी जोशी इसका उत्तर हो जाएगा, जीबी डी अर्थात जीबी जोशी इसका उत्तर हो जाएगा। वही हाथ से काती हुई खादी कपड़े पहनकर गए थे इंपीरियल दरबार में। अगला 22वां प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? यानी जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी वो लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? बंगाल में। ठीक, शुरुआत में ये 10 साल के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में बढ़ती गई थी। अगला देखते हैं 23वां, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में, देखो उस समय कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। प्रेसिडेंसी बोले तो प्रेसिडेंसी मीन्स अंग्रेजी शासन वाला बड़े स्थान। तो ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? रैयतवाड़ी प्रणाली। देखो, अभी हमने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, अब आ गया रैयतवाड़ी। रैयत मीन्स होता है किसान, रैयत मीन्स किसान जो खुद खेती करता है। तो रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या होता है? खुद किसानों से डायरेक्ट कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। और स्थायी बंदोबस्त में क्या होता है? लिया जाता है, लेकिन वहाँ कर की दर निश्चित कर दी जाती है कि हम इतना ही लेंगे, मतलब साल का यदि मान लो किसी से 10 रुपये लेना है तो साल में पैदा हो ना पैदा हो 10 ही रुपये लेंगे। रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या है? और चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है और डायरेक्ट लिया जाता है
किसान से ही, रैयत से ही। एक शब्द है रैयत, रैयत मीन्स होता है किसान, उत्पादन करता, उसी से। तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू करने का काम किसने किया? थॉमस मोनरो, जॉन लॉरेंस, एल्फिंस्टन या मैकार्टनी। तो इसको शुरू करने का काम किया था ब्रिटिश शासन के मद्रास प्रेसिडेंसी ने इसको शुरू करने का काम किया था थॉमस मोनरो ने। ठीक है, सी अर्थात थॉमस मोनरो ने ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है उनको। अगला 24वां प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहले बंगाल का केवल गवर्नर होता था। ठीक है, जब गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया तो अब वो क्या करने लगा? मैंने भी बताया 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इसके बाद इधर यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी, इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों के अपने गवर्नर होते थे। बाद में गवर्नर जो थे उनको, 2 गवर्नरों को, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को क्या किया गया? कलकत्ता या कोलकाता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और कोलकाता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? बी अर्थात वारेन हेस्टिंग्स। अब ये गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल जैसे ही बना वारेन हेस्टिंग्स, वैसे ही बॉम्बे और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास वाले वो इसके अधीन आ गए। यानी नियम कानून बनाने में इससे पूछ कर ही नियम बनाएंगे, इससे अलग नियम नहीं बना सकते। ये ज़्यादा प्रभावी हो गए थे बंगाल वाले। अगला 25वां प्रश्न है, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्रूर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फांसी की सज़ा कब दी गई? ये हमारे लिए बहुत याद रखने वाली चीज़ है ये हमारे लिए, क्योंकि एक महान क्रांतिकारी जो मात्र 23 साल के थे, उनको और उनके 2 साथियों को उस दिन फांसी की सज़ा हुई थी। 23 मार्च 1934, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932 या 23 मार्च 1933। 25वां और अंतिम प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी अर्थात 23 मार्च 1931। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी हुई थी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। तो इसमें सबसे 23 साल की उम्र भगत सिंह जी की थी। ठीक है, तो आज के प्रश्नों का जो लेवल है कैसा लगा आपको, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। यदि किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो और पूछ सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल ग्रो करेगा तो हम सब ग्रो करेंगे। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार और जय हिंद।